स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस चैनल में जिसका नाम है IQM शिक्षा। आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में बताया था और क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में भी बताया था। तो बच्चों, आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट वेल ऑर्डर मैनर में रखे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तरीके से डिसिप्लिन तरीके से रखे होते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पाया जाता है थ्रू आउट द सॉलिड, उसको हम एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। और जिन जिन पॉइंट्स पर ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रखे होते हैं उनका नाम पड़ जाता है लैटिस पॉइंट्स। तो आइए सबसे पहले इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड constant particles are arranged in a definite arrangement, in a definite arrangement or geometrical order which is called crystal lattice, which is called crystal lattice। चलिए, इतनी सी बात भी समझ में आती है भाई। अब हर जो पॉइंट जहां पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रखा गया है क्रिस्टल लैटिस में, उसे हम बोल देते हैं लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस एट विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट। कॉन्स्टेंट पार्टिकल मैंने CP बोल दिया है, its present is known as lattice point, is known as lattice point। यहीं पर एक यूनिट सेल का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे क्रिस्टल लैटिस देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक जाल टाइप का समझ सकते हो आप, और वो जो जाल है उस जाल का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, आप एक मकान बनाना चाह रहे हैं, तो मकान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम उसमें 2-3 फ्लोर होंगी, और हर 2-3 फ्लोर में कम से कम 2-3 कमरे तो होंगे, और हर कमरे में आपकी 4 दीवारें तो होंगी। तो वो 4 जो दीवारें आप बना रहे हैं ना, वो आप बना कैसे रहे हैं? एक छोटी सी ईंट होती है, ब्रिक होती है, उस ब्रिक को आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर पॉसिबल डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो brick is the smallest unit here by which we are repeating it in every possible direction and forming wall। उसी तरह से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस की अगर चर्चा करें तो क्रिस्टल लैटिस भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। उसमें एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। इस यूनिट सेल को हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं हर पॉसिबल XYZ डायरेक्शन में ट्रांसलेशनली। तो जब हम रिपीट करते हैं इस यूनिट सेल को बार बार, तो मुझे एक पूरा एक क्रिस्टल लैटिस तैयार होता हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो जरा मैं यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखता हूं। यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर which on repetition in each possible direction translationally। ठीक, तो जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनली, और डायरेक्शन कौन सी होंगी? यूजुअली XYZ डायरेक्शन 3 होती हैं, X, Y और Z डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शन हम क्या करते हैं, इस यूनिट सेल को रिपीट करते जाते हैं, तो हमारा एक बड़ा सा एक लंबा चौड़ा से एक जाल टाइप का तैयार हो जाता है, जिसे हमने क्रिस्टल लैटिस का नाम दे दिया है ना। क्योंकि अब क्रिस्टल लैटिस आप किसी भी चीज़ का ले सकते हो, तो उसमें जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कहीं ना कहीं तो अरेंज होंगे ना, जिसको हमने लैटिस पॉइंट्स बोल दिया है।
अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिस्टल लैटिस अज्यूम कर रहे हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल है इसका क्रिस्टल लैटिस क्यूब शेप का है। इन क्रिस्टल लैटिस का हम पूरा डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी यूनिट सेल पकड़ लेते हैं और उस यूनिट सेल के बेस पर हम पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम बात कह देते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें इस यूनिट सेल में हो रही हैं, तो पूरा ओवरऑल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल लूँ, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो क्यूबिक यूनिट सेल आपको कैसी नजर आएगी, बिल्कुल क्यूब शेप की, और हम सभी को क्यूब बनाना आता है नहीं, तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्यूब। अगर मैं इस यूनिट सेल को कंसीडर करूं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूनिट सेल है ये मान लीजिए, तो इस डायरेक्शन को मैं x बोल देता हूं, इसको मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए y, और इसको मैंने बोल दिया बच्चों z डायरेक्शन। तो आपको 3 डायरेक्शन मिल रही है ना, x y z डायरेक्शन। इसी के बेस पर हम यूनिट सेल के पैरामीटर को हम डिफाइन कर देते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल का मतलब है कि किसी भी यूनिट सेल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानने की जरूरत होती है। मेनली 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है बेटा नंबर 1 एजेस, और दूसरा होता है हमारे पास इंटर एक्सियल एंगल्स। एजेस को हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, और इंटर एक्सियल एंगल को हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो अल्फा, बीटा, गामा है ना, ये साइड्स की बीच का जो एंगल है वो डिफाइन कर रही हैं। इस बात को समझने के लिए अगर मान लीजिए ये मैंने ए मान लिया है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स है ना, उसको डिफाइन किया गया है। इसको समझाने के लिए मैं ट्रिक याद करा देता हूं बेटा, जैसे ए बी सी, तो ए बी सी अल्फा, बीटा, गामा ऐसे साउंड करते हैं ना, तो हमें अल्फा, बीटा, गामा ऐसे साउंड करना है। ए बी सी, बी सी के बीच में अल्फा, ए सी के बीच में बीटा और ए बी के बीच में गामा। तो हमें ए बी सी से साउंड नहीं करना है। ए बी से साउंड करते तो क्या होता है, ए बी के बीच में अल्फा, बी सी के बीच में बीटा और ए सी के बीच में गामा हो जाता। तो हमें साउंड कैसे करना, बी सी ए अल्फा, बीटा, गामा, बी सी ए अल्फा, बीटा, गामा। तो बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो बी और सी ये हमारा क्या एंगल हो गया, अल्फा हो गया बच्चों। इसी तरह से ए और बी इसके बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, बीटा हो गया, और ये बचा आपका गामा हो गया। इस तरह से हम एंगल्स को याद रख सकते हैं। तो मैंने बेटा आपको क्यूबिक यूनिट सेल का एक एग्जाम्पल दिया है बस। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी यूनिट सेल पॉसिबल हो सकती हैं जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं यहां पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक। एक टाइप होता है हमारा बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है, देखो ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ना यूनिट सेल का, वो किस बेस पे कर रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कि ऑन व्हाट पॉइंट, ऑन विच लैटिस पॉइंट एटम्स आर प्लेस्ड। तो जब भी प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की जाती है ना बेटा, तो वहां पर याद रखिएगा लैटिस पॉइंट्स कौन से होते हैं, ओनली कॉर्नर्स। लैटिस पॉइंट्स आर ओनली कॉर्नर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल दे रखी है, मान लीजिए, है ना, ये वाली ऐसे करके, तो इस क्यूब में जो भी कॉर्नर्स होंगे, जैसे कि ये वाला हो गया कॉर्नर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका नाम पड़ जाता है सिंपल और प्रिमिटिव। अब एक क्यूब है ना बेटा, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, नाम क्या पड़ जाएगा, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। आगे बात समझ में। इसी के बेस पर हमारा दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो लैटिस पॉइंट्स कहां कहां होते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट्स हमारे
कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, प्लस सेंटर्स। अब ये सेंटर्स के बेस पर कुछ और चीजें हमें समझनी है, ये सेंटर का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की चर्चा हमने कर ली और मैंने आपको सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बताया। सेंटर्ड यूनिट सेल को दूसरा नाम भी होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों, सेंटर्ड यूनिट और सेल। अब देखो, इस सेंटर्ड यूनिट सेल को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सेंटर्ड का मतलब क्या है। अगर मैं एक क्यूब को कंसीडर करूं, यहां पर ये मेरे पास क्यूब हो गया है मान लीजिए, है ना, ये मेरे पास क्यूब हो गया। क्यूब के बारे में कुछ जानकारी हमें चाहिए होती है, पता होना चाहिए कुछ बातें। देखिए, ये हमारे पास कॉर्नर्स थे बच्चों, हमारे पास कॉर्नर्स थे, है ना। इसी तरह से आपके पास टोटल कॉर्नर्स कितने आ गए, 8 कॉर्नर्स आ गए। कुछ और बातें पता होना चाहिए, फेसेज, फेसेज कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेज हो गए। कौन कौन से, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड रियर, ये हो गए ना बेटा। तो इन फेस का एक फेस सेंटर होता है और इस पूरे क्यूब का अपना एक बॉडी सेंटर होगा जो यहां कहीं पाया जाता है। अभी इनके बारे में चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर में करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। तो जब भी हमारे पास सेंटर यूनिट सेल की चर्चा होती है ना, तो कॉर्नर्स पे तो एटम रखे होंगे, इसके अलावा कहीं ना कहीं सेंटर पे भी एटम रखे होंगे बेटा, कहीं ना कहीं सेंटर पे भी एटम रखे होंगे। इसके बेस पर सेंटर यूनिट सेल बेटा 3 तरह की हो जाती हैं। नंबर 1 होता है बेटा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहां पर लैटिस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, लैटिस पॉइंट्स, सिंपल सी बात है, कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर, ऑल फेस सेंटर्स। अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, फेस सेंटर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। फिलहाल मैं भी इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूं। दूसरा होता है, ये हमारा हुआ फेस सेंटर यूनिट सेल बेटा। दूसरा होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया, लैटिस पॉइंट्स कहां कहां होंगे बच्चों, लैटिस पॉइंट्स विल बी एट कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर्स, यहां पर भी ऑल कॉर्नर्स ही आएगा, प्लस बॉडी सेंटर। एक ही बॉडी सेंटर होता है क्यूब में, ठीक है। तीसरा होता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर यूनिट सेल की चर्चा करें तो यहां पे लैटिस पॉइंट्स क्या हो जाते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट्स विल बी ऑल कॉर्नर्स प्लस वन ऑफ द पेयर ऑफ फेस सेंटर, ठीक है ना। फेस सेंटर का एक पेयर आपको मिलेगा एंड सेंटर यूनिट सेल में। अब ये जो पेयर है ना बेटा, पेयर आपका ऑल्टरनेट भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है ना। ऑल्टरनेट भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये मेरे पास क्यूब है तो हो सकता है कि इसको मैं हटा देता हूं सबको, हो सकता है कि वो एटम कॉर्नर पे तो रखे ही होंगे बेटा एंड सेंटर में, इसके अलावा मान लीजिए यहां पे रखा है और यहां पे रखा है अटैच्ड, है ना। ऑल्टरनेट का मतलब यही हो गया बेटा, ऑल्टरनेट को हम ये नहीं कहेंगे, एडजेसेंट बोल देंगे, बेटर वर्ड विल बी एडजेसेंट, एडजेसेंट और ऑपोजिट, क्योंकि ऑपोजिट का मतलब ऑल्टरनेट ही हो गया। अभी ये एडजेसेंट है। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि यहां रखा हो और यहां रखा हो, तो किसी एक पेयर पे रखा हुआ मिलेगा। वो पेयर कैसा हो सकता है, या तो एडजेसेंट होगा या फिर ऑपोजिट होगा। ऐसी यूनिट सेल को हम एंड सेंटर यूनिट सेल बोल देते हैं। अब बच्चों मैं आपको क्या करने वाला हूं, क्यूबी यूनिट सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं, उसके बाद इसकी अलग अलग यूनिट सेल्स होती हैं उसको भी मैं समझाऊंगा। क्यूबी यूनिट सेल में कुछ बातें मैंने बता दी, कॉर्नर्स कितने बच्चे होते हैं 8, फेसेस कितने होते हैं 6। ये मेरे पास अगर क्यूब है
तो इस क्यूब में अगर मैं बात करूं फेस सेंटर की, किसकी बात करूं? फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर निकालने के लिए मुझे फेस डायगोनल बनाने पड़ेंगे। फेस डायगोनल कौन से होते हैं बच्चों? ये जो कॉर्नर है ना, इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दिया जाए। ठीक, इस तरह से हर फेस का एक अपने पास फेस डायगोनल होगा। तो कितने फेस डायगोनल हो गए बच्चों? टोटल फेस डायगोनल हो जाएंगे 12, क्योंकि एक फेस पर 2 डायगोनल, तो 2 × 6 बराबर 12। तो ये फेस डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर। फेस सेंटर। तो हम ये कह सकते हैं कि फेस सेंटर कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए, क्योंकि 6 फेस है तो 6 फेस सेंटर हो गए। इस तरह से ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, टॉप बॉटम फ्रंट, फ्रंट इधर वाला फ्रंट और रियर। इसको समझाने के लिए बेहतर तरीके से बेटा मैं आपके सामने एक क्यूब लेके आया हूं। ये हमारे पास क्यूब है, मान लीजिए। इस क्यूब की चर्चा करूं तो हमारे पास कितने फेसेज हैं? टॉप बॉटम, ठीक, लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट है ये, लेफ्ट राइट, और कौन सा हो गया आपका? ये फ्रंट, ये आपके लिए रियर, तो पीछे वाला फेस। तो दिस इज व्हाट? फेस सेंटर। आई हैव ग्रिप्ड इट लाइक दिस। ये अपना क्या हो गया? फेस सेंटर हो गया, है ना। इस तरह ये क्या हो गया? अपना फेस सेंटर हो गया। इस तरह ये अपना क्या हो गया? फेस सेंटर हो गया, ये वाला, है ना। इस तरह से ये मेरे पास फेस सेंटर हो गया पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ठीक है ना। तो ये सारे कॉर्नर्स हो गए, ये सारे कॉर्नर्स हो गए बच्चों, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? कॉर्नर्स के बारे में पता कर लिया, और हमने क्या पता कर लिया? फेस सेंटर के बारे में पता कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों बॉडी सेंटर के बारे में। बॉडी सेंटर को समझने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि बॉडी डायगोनल क्या होता है। बॉडी डायगोनल क्या होता है? बॉडी डायगोनल को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि इसका टॉप और इसके सामने वाला बॉटम, ये हमारा हो गया बॉडी डायगोनल। ऐसे ही ये वाला बॉडी डायगोनल हो गया बेटा। ऐसे इसका टॉप और इसका बॉटम, इसको हमने मिला दिया। ऐसे ही ये टॉप और इसका बॉटम, अपोजिट वाला बॉटम देखना बेटा, ठीक। इसी तरह से ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम। तो ऐसे हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल हैं? 4। देखो मैं इसको इसमें समझा देता हूं बॉडी डायगोनल कैसे पहचानना है। इसका टॉप, इसका बॉटम, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया एक, इसको मिलाएंगे आप लाइन जॉइनिंग दीज टू बॉडी, sorry, these two corners it's called body diagonal. Line joining these two it's called body diagonal. Line joining these two body diagonal. Line joining these two body diagonal. ये सारे चारों बॉडी डायगोनल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इनसाइड द क्यूब, उससे मैं बोल दूंगा बॉडी सेंटर। ये जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है ना बच्चों, ये वाला, ये जो ये दिख रही है ना आपको, ये कहलाता है बॉडी सेंटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर। तो हमेशा याद रखेंगे बॉडी सेंटर कितने होंगे बच्चों? 1 होगा, एक बात। अब अगला आता है एजेज। एजेज कितनी है बेटा? आप सभी देख सकते हैं कितनी एजेज है बेटा। 1 2 3 4, 4 एजेज, 5 6 7, ठीक, 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेज हैं। और ये जो एज है मान लीजिए, इसका जो सेंटर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर। एज सेंटर, ठीक। तो एज सेंटर भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 12 ही हो जाएंगे। तो ये क्यूब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। और कुछ बातें और बता दे रहा हूं, ए बी और सी तीनों ही एज लेंथ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल है, अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। आगे बात समझ में आ गई? तो अब यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूं कि सर क्या पता हमारे पास ऐसा एक यूनिट सेल हो जिसमें ए बी सी बराबर ना हो या अल्फा बीटा गामा बराबर ना हो। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। उसके बेस पर हमारे पास टोटल 7 तरह की यूनिट सेल्स होती हैं। ये मैंने पहली यूनिट सेल बताई, कौन सी वाली? क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह से हमारे पास 7 यूनिट सेल होती हैं। क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं चर्चा करूं बच्चों, तो क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं, क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास पजेस सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक,
बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एब्सेंट होती है। दिस इज इन सिलेबस, जो हमें अभी पढ़ना होगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई, इसको बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम वो जो 7 तरह की यूनिट सेल है ना, उसके बारे में हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं ब्रेविस लैटिस के बारे में। ब्रेविस लैटिस आप सोच रहे होंगे क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना 7 तरह की यूनिट सेल पॉसिबल हैं। उसको मैं समझाने के लिए क्या करता हूं, एक क्यूब का एग्जांपल लेता हूं बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में या फिर किसी बुक में आपको मिलेगा ना, तो ये टेबल आपको जो पीछे लिखी है ना मैंने, वो आपको मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। इसको रटना नहीं है, समझना है। समझ के आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बीच में एंगल कैसे ट्रिक से याद करें, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, इस क्यूब की अगर मैं चर्चा करूं, ध्यान समझना सारी चीजें। एक क्यूब है मेरे पास। इस क्यूब में अगर देखा जाए ए, ये मेरे पास एज लेंथ ए है बेटा, ये मेरे पास बी हो गई और ये मेरे पास सी हो गई। तो अभी तीनों ही एज लेंथ क्या है, बराबर है। और इनके बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है ना। इसको हमने बोल दिया है क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल हो सकती हैं। एज लेंथ के बारे में बता दिया मैंने, एंगल्स बता दिया। ये यूजुअली डायमंड और कॉपर के केस में देखी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, इस फेस को इमेजिन करो, इस फेस को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। जैसे स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा, ये वाली साइड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। और बाकी इन दोनों की साइड लेंथ क्या होगी बेटा, सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं A इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। बट हियर स्टिल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। When we have such kind of arrangement, such kind of unit cell is called basically tetragonal unit cell. In this tetragonal unit cell, we have primitive unit cell, body center unit cell. Only 2 types of unit cell are possible. एज लेंथ के बारे में मैंने बता दिया, एंगल्स के बारे में वही सेम है। ये कैल्शियम सल्फेट और व्हाइट टिन के केस में आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट टिन एक एलोट्रोप होता है टिन का, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने क्या कर दिया, इस वाले फेस को स्ट्रेच किया था, अब मैंने क्या किया, इस वाले फेस को स्ट्रेच कर दिया आपकी तरफ। अब मैंने इतना स्ट्रेच किया कि ये वाला जो स्ट्रेचमेंट था और जो ये स्ट्रेचमेंट दोनों अनइक्वल हों, और अनइक्वल इतना हो कि तीनों ही साइड क्या मिलेंगे आपको, अनइक्वल मिलेंगी। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये वाली साइड क्या होगी, बढ़ेगी। ये वाली साइड तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि ऑल द 3 साइड्स आर नो लॉन्गर इक्वल, बट एंगल स्टिल आर व्हाट, 90 डिग्री एंगल। Such arrangement is called orthorhombic. Like that, you need to learn. Okay, by understanding logically, you can learn easily. You can remember for longer time. तो यहाँ पर प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर है, एंड सेंटर है और फेस सेंटर। दिस इज द यूनिट सेल ओनली वेयर ऑल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर पॉसिबल। तो A is not equal to B, is not equal to C, but alpha, beta, gamma are equal to each other and equal to 90 degree. तो एग्जाम्पल इसका क्या है, रोम्बिक सल्फर। तो ये इन तीनों को ऐसे ग्रुप में याद रखना है। अब 2 और बता रहा हूं मैं। अच्छा, अभी एक और रह गया, चारों को याद रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये जो ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल, इसमें आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह से इमेजिन करना है बच्चों। देखो ध्यान से, ट्राइगोनल को ऐसे इमेजिन करो, जस्ट लाइक काइट, जस्ट लाइक काइट ना। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, चलो ये मैंने मान लिया, है ना। ये काइट है आपकी, मान लीजिए। तो काइट है ना, पतंग, है ना। अब इसको आप 3D में इमेजिन करेंगे, इसको आप 3D में इमेजिन करेंगे। बस फर्क क्या है, अब आपको सही तो क्यूब ही हो गया, पूरा 3D में इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये साइड बराबर है। और इसको हम जब ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो बाहर की तरफ जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये साइड भी बराबर ही होनी चाहिए। तो सी डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी मेरे को सी साइड मिलेगी, तो तीनों साइड बराबर है। एंगल्स आपको लग रहा है 90 डिग्री, होते भी हैं, लेकिन हमें ये कंसीडर करना है, याद रखने के लिए कि भैया ये वाला एंगल सिर्फ 90 डिग्री होता है। जरा सा ये वाला हो गया ना, घुमा दी थोड़ा सा, तो 90 डिग्री नहीं मानेंगे, बस याद रखने के लिए। तो एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस ट्रिक विल हेल्प यू टू लर्न द ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, KMnO4 और क्वार्ट्ज। आई होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, याद कैसे रखना है काइट वाले तरीके से। अब 2 तरीके के और आते हैं मेरे सामने। इसमें 3 तरह की कॉम्बिनेशन है, ABC, AB, BC और AC।
तीन नहीं हो गए कॉम्बिनेशन, ऐसी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, तीन तरह कॉम्बिनेशन, यानी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। जब सारे 6 के 6 आपस में अनइक्वल हो जाएंगे, मोस्ट अनसिमेट्रिकल केस, उस केस में आपको ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल मिल जाएगी। देखो इसमें सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल है, और देखिए यहां पर ए बी सी भी अनइक्वल है, अल्फा बीटा गामा अनइक्वल ईच अदर एंड आल्सो अनइक्वल टू 90 डिग्री। ये सब याद करने के तरीके बता रहा हूं। K2Cr27 ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल का फॉर्मूला हम सभी को पता होगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये सब आपको मिलने का। वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड लेवल तक के लिए एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये इसको रिमेंबर कर सकते हैं, कोई खास बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं है, याद रखना आसान है। अब मान लीजिए 6 पेयर है ना, इन 6 पेयर में सिर्फ एक ही इक्वल है, बाकी पांचों अनइक्वल हैं, तो वो हो जाएगा मोनोक्लिनिक। मोनो का मतलब एक, ऐसे याद रखना है। इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड पॉसिबल है, तो देखो ए बी सी आपस में बराबर नहीं है क्या सर, एक ही चीज क्या है, इक्वल है। मैंने उल्टा बोल दिया, अल्फा और गामा क्या है, इक्वल है, बाकी सारी चीजें अनइक्वल है। तो एक पेयर जब इक्वल होगा तो मोनोक्लिनिक, जब सारे पेयर अनइक्वल हो जाएंगे तो ट्राइक्लिनिक। एक पेयर इक्वल होगा तो मोनोक्लिनिक, जब सारे पेयर अनइक्वल हो जाएंगे तो ट्राइक्लिनिक, ऐसे याद रखेंगे। और एग्जाम्पल क्या हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर। अब लास्ट में एक बचता है बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में सिर्फ एक ही पॉसिबल, जो कि प्रिमिटिव। इसमें क्या होता है, ए और बी बराबर होते हैं बट सी बराबर नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक हेक्सागन बना दिया, ये मेरे पास हेक्सागन बन रहा है, ठीक। तो ये अगर ए और बी हैं, है ना, तो ए और बी तो बराबर है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, 3D में ऐसे देखेंगे, देखो ये मेरे पास सी आ गई, ये मेरे पास सी आ गई, ये सारी सी आ गई। तो अभी मैं जब हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर एक अरेंजमेंट बना के दिखाऊंगा, तब आपको 3D में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना काफी समझने के लिए। अल्फा बीटा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये एंगल 120 होगा बेटा, ठीक। अब ये जो एज होगी, ये वाली एज, ये एज इस वाली साइड से और इस वाली साइड से, इस वाली साइड से, ठीक है ना, क्या बना रही होगी, 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री के होते हैं, गामा 120 डिग्री एंगल का होता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल पैटर्न पाया जाता है। तो ये सारी 7 तरह की यूनिट सेल थी। इन 7 तरह की यूनिट सेल में आपको मैंने पॉसिबल यूनिट सेल के बारे में बताया। तो ध्यान से देखिए, टोटल कितनी पॉसिबल यूनिट सेल हो सकती हैं। अब नाम कैसे रखेंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीन ही हो गई। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, इसी तरह से एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, इसी तरह से एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो कितनी यूनिट सेल पॉसिबल है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 जो हमारे पास यूनिट सेल आई हैं, इन 14 यूनिट सेल का नाम होता है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस इनको बोला जाता है। 14 ब्रेविस लैटिस भी इनको 48 में, है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है ना, 1848 में। याद रखने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए थोड़ा सा हल्का सा, भैया इसमें इन्होंने मेहनत करी, तो थोड़ा सा ओनर के लिए याद रखना जरूरी रहता है, सही रहता है ना, काम आती है कभी कभी। तो ये हमारे पास 7 ब्रेविस लैटिस हो गए। अब ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है किसमें, 3D में चल रहा है बच्चों। ऐसे ही आपको मैं 4D में बता देता हूं, बस सिर्फ मैं 4D में कितना होता है, 64 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो। 2D में कितने पॉसिबल होते हैं, 5, ठीक है। हेक्सागोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बिक, पैरेललोग्राम, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं किसमें, सिर्फ और सिर्फ इसमें, 2D में। तो आज बच्चों मैंने आपको क्या क्या बता दिया है कि यूनिट सेल क्या होती है और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होती हैं, और 14 ब्रेविस लैटिस के बारे में बताया बच्चों, और क्यूब के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको शेयर किया। अभी मैं क्यूब का एक बेसिक पोर्शन और समझाने जा रहा हूं, ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यूब के बारे में बेसिक बातें बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक। तो बच्चों अभी मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है पॉइंट, ये मेरे पास C पॉइंट है, तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, फेस डायगोनल हो गया। और मैंने क्या मान लिया, इस एज लेंथ को A मान लिया, कितना मान लिया, A, स्मॉल a। तो
तो AC इज अ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। इन राइट ट्राइंगल ABC, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो हम ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √2A। आगे बात समझ में। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, ये कॉर्नर मेरा अपर था, इस पॉइंट को मैंने यहां पर मिला दिया ऐसे करके, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये ABC पॉइंट था, ये मैंने मान लिया D पॉइंट। अब बच्चों क्या करना है कि देखिए, ये जो D पॉइंट मिलाया है ना मैंने, इस एंगल, इस लाइन को और मिला देता हूं मैं, BD। तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा ABD, AB और D। तो हमारा जो AD है ना, AD क्या हमारे पास, बॉडी डायगोनल है। AD क्या हमारे पास, बॉडी डायगोनल है, ठीक। तो AD जो बॉडी डायगोनल है, यहां पर आपको एक राइट ट्राइंगल मिल जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ABD। तो ये जो ABD है ना एंगल, वो 90 डिग्री का एंगल आपको नजर आना चाहिए। अगर आप 3D में इसको देखेंगे ना, तो ये जो एंगल है ना, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बेटा, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक। तो AB हमारा क्या है, एज लेंथ A स्क्वायर, और AD हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बच्चों, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB हमारा A हो गया, और AD स्क्वायर हमारा तो, अच्छा AD स्क्वायर तो ये इधर ही आ गया ना, तो BD स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर BD स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, A स्क्वायर। BD हमारा क्या है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, सारे फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी। कितनी, ये रही √2A। तो √2A स्क्वायर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3A स्क्वायर आ जाएगा। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3A आ जाएगी। दैट्स इट। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, फेस डायगोनल की लेंथ निकालना सिखाया और बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालना सिखा दिया है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगले जो थर्ड लेक्चर आएगा ना, उसमें हम टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारे सिलेबस में है। क्यूबिक यूनिट सेल में हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सीखेंगे, एफिशिएंसी के बारे में सीखेंगे, डेंसिटी के बारे में सीखेंगे। ये सारे डिटेल में जो हमें सीखना होता है, वो हमें किस में आता है, क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स में। तो वहां पर इन चीजों की आवश्यकता आपको भविष्य में पड़ेगी। तो अगले लेक्चर के लिए आप वेट करिए। कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपका अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूं, जिसमें अगर आप किसी को भी पर्सनल लाइव क्लास अगर लेनी है, आप मुझे वहां पर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।